Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Tmeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें। ये हमारी थर्ड क्लास है। आई होप आपने पिछली वाली क्लासेस को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। तो चलिए आज हम अपनी फोर्थ क्लास में बात कर रहे हैं केन्सियन मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, केन्सियन मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो केन्स ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूलाज। किस तरह से उसने अपना मॉडल प्रेजेंट किया है एज पर केन्सियन थ्योरी और केन्सियन मॉडल। जो y है वो फंक्शन है n का। y मतलब आउटपुट। आउटपुट जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है किसका? एम्प्लॉयमेंट का। आउटपुट जो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। फंक्शन का मतलब यही है कि ये चीज इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो टोटल आउटपुट इंक्रीज जैसे होंगे, कैसे होंगे? तो वो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट के साथ होंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करोगे तभी ये आपके क्या करेगा? आउटपुट को इंक्रीज करेगा। फर्दर उसने क्या कहा है कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सप्लाई ऑफ लेबर मीन्स यहाँ पे है एनएस। एनएस इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ मनी वेज। ये मनी वेज का डायरेक्ट फंक्शन है, जिसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई है लेबर की इंक्रीज हो जाएगी अगर आप मनी वेजेस को इंक्रीज करोगे। ठीक है। फिर वो बात कर रहे हैं एनडी। एनडी मतलब डिमांड फॉर लेबर। पहले सप्लाई की कर ली। सप्लाई इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ किसका? मनी वेज का। अब वो बात कर रहे हैं डिमांड फॉर लेबर की। डिमांड फॉर लेबर जो है वो इनवर्स फंक्शन है किसका? रियल वेज का। जिसका मतलब क्या है कि डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगी एज हिज रियल वेजेस फॉल, जब उनके रियल वेज फॉल करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर ने तो अपना फायदा देखना है। ठीक है। जब उनके प्रोड्यूसर का जो होगा वेज रेट कम होगा तो उसको फायदा होगा। तो जब रियल वेज कम होंगे तब वो लेबर की डिमांड क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। और जब डिक्रीज होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। ओके। मैंने कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया? चलो, मुझे याद नहीं है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिमांड फॉर लेबर है जो वो इनवर्स फंक्शन है किसका? रियल वेज का। जिसका मतलब है डिमांड जो है लेबर की इंक्रीज हो जाएगी जब उसके रियल वेज क्या कर जाएंगे? फॉल कर जाएंगे। और डिमांड डिक्रीज हो जाएगी जब उसके रियल वेज क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। ओके। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट है विल लीड टू फॉल इन रियल वेजेस। जब आप एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता हुआ देखते हो तो उसका मतलब क्या है कि रियल वेज में क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। ओके। तो उसके बाद उन्होंने बात करी है लेबर मार्केट के इक्विलिब्रियम के बारे में। लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इसकी जो सप्लाई है वो डिमांड के क्या होगी? इक्वल होगी। डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। सप्लाई के इक्वल होगी। ओके। एनएस इज इक्वल टू एनडी। उसके बाद केन्जियन ने कहा है मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम के बारे में, अपने मॉडल में बताया। मनी मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। ओके। डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। एमएस इज इक्वल टू एमडी। तो उसके बाद इन्होंने ये माना है कि जो डिमांड फॉर मनी है वो कैसे होती है, किस लिए होती है? फॉर द प्रिकॉशनरी, फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव्स, जो कि डिपेंड करती है L1। L1 मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ओके। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस फर्दर किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, वो फंक्शन है Y का। Y मीन्स इनकम का। ओके। तो उसके बाद जो डिमांड फॉर मनी है फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पज, जिसको L2 यहाँ पे बताया गया है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस के ऊपर करती है। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? वहां पर जो लिक्विडिटी फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस लिक्विडिटी है जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। पिछली वाली क्लास में हमने अच्छे से किया था कि जो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए पैसा चाहिए होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो उनकी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है फॉर द स्पेकुलेटिव मोटिव वो ज्यादा होगी। ओके।
आई होप आपको सारा यहाँ तक क्लियर होगा। तो डिमांड फॉर मनी L1 मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस 1। लिक्विडिटी प्रेफरेंस को 2 पार्ट्स में बाँटा गया है, 1 और 2। जो फर्स्ट है वो है फॉर द प्रिकॉशनरी एंड ट्रांजैक्शन मोटिव, और जो सेकंड है वो है स्पेकुलेटिव मोटिव। जो फर्स्ट वाली लिक्विडिटी प्रेफरेंस है फॉर द ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, वो हमारी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो डिपेंड करती है कि हमारी इनकम कितनी है। और जो हमारा स्पेकुलेटिव पर्पस है लिक्विडिटी प्रेफरेंस 2 कैटेगरी में जिसको रखा है, वहां पर हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो, ये आपको सारा बताया गया है, देख सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, यही चीज आपको समझाई गई है। तो केन्स ने ये भी एज्यूम किया है कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पर होगा, जहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी सेविंग के, आई इज इक्वल टू एस। ओके, और जो आई है, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स फंक्शन है। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। और जब डिक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगी, राइज कर जाएगी। क्योंकि प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट कब करनी है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे उन्होंने कब करनी है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो वहां पर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद बात कर रहे हैं सेविंग के बारे में। सेविंग किसका फंक्शन है, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई। वाई मीन्स इनकम, इनकम का फंक्शन है। सेविंग इंक्रीज होगी जब आपकी इनकम में इंक्रीज होगा, और सेविंग डिक्रीज होगी जब आपकी इनकम में डिक्रीज होगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये इक्वेशंस हैं जो वो बताती है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। ये इक्वेशंस बताएगी किस लिए, कि शॉर्ट रन में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लोअर एंड द टू इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा कम होना चाहिए, और लेबर की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए रियल वेज भी हमारे कम होने चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो लेबर की डिमांड है उसके लिए जो रियल वेज है वो भी कम होने चाहिए, तभी जो प्रोड्यूसर है वो लेबर की डिमांड करेगा। तो इस पर्पज के लिए हमें जो अपना प्राइस लेवल है वो राइज करना पड़ेगा, और मनी वेजेस को चेंज हमने नहीं करना। हम रियल वेज की बात कर रहे हैं, रियल वेज शुड ऑल्सो बी लोअर। ओके, तो उसके लिए क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तभी तो उनके रियल वेज इफेक्ट होंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सिग्निफिकेंस ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखो, केन्स ने इन्फ्लुएंस किया है दोनों ही तरीके से, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली, दोनों तरीके से इन्होंने किया है। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। पहले थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रिवाइवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें ओवरव्यू में मैं आपको बताती हूँ कि क्या बताया गया है। देखो, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने जो भी अपनी थ्योरीज दी वो अप्लाई कर रहे थे पार्ट को होल के ऊपर, थोड़े पार्ट के ऊपर स्टडी करके वो पूरे के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो केन्स है उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइव्ड किया। ठीक है, जैसा कि मर्केंटाइलिस्ट ने बताया। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न करती है किसके साथ, एग्रीगेट के साथ, इकोनॉमिक एग्रीगेट के साथ। हमें पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जहां पर हम इकोनॉमिक एग्रीगेट्स की बात करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें किस में आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। जब लॉर्ड केन्स की थ्योरी नहीं आई थी, ये जनरल थ्योरी देने से पहले 1936 की पिरर पब्लिकेशन से, उससे पहले की बात कर रहे हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने क्या कहा था, इंटरेस्ट मेनली इन द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो ज्यादा इंटरेस्ट किस में लेते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में लेते थे। ठीक है, they made use of the principle of microeconomics in order to tackle the problems of macroeconomics। उन्होंने
माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन उनको मिलता था, वही वाला सॉल्यूशन मैक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यूज किए। ओके, जस्ट अ वेट। तो उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन मिलता था उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लगाया। ठीक है, इसका रिजल्ट हमें मिला देखने के लिए ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, क्योंकि जो क्लासिकल पॉलिसीज थी वो फेल हो चुकी थी बुरी तरह से टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए वो फेल हो चुकी थी। It was then that Keynes asserted that it was not necessary that, तब उस टाइम पे केन्स ने ये कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल माइक्रो इकोनॉमिक्स पर एप्लीकेबल हो वही प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक पर्सन बैंक में से पैसे विथड्रॉ करता है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सारे के सारे लोग बैंक में से पैसा निकाल लें तो उस टाइम पे जो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम होगा वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो केन्स ने ये क्लैरिफाई किया है, इट विल बी नॉट लॉजिकल टू अप्लाई द प्रिंसिपल मेंट फॉर माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम टू द मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तब केन्स ने ये कहा था कि ये लॉजिकल नहीं होगा कि हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में लगाएं। ठीक है, तो यही आपको बताया गया है रिवाइवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, तो इसको जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की ये गलती थी उसको फॉलिसी ऑफ कंपोजिशन कहा गया है। ठीक है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडिक्सिस कहा गया है। तो पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन क्या होता है? पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक गलत विश्वास, रॉन्ग आइडिया। ठीक है, पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन क्या है? एक ऐसी एरर जिसको हम इज्यूम कर लेते हैं कि ये सही होगी। जो किसी ग्रुप में मान लो मेंबर्स हैं, जो चीज एक बंदे के लिए सही है, अगर हम ये मान ले कि सारे के सारे पर्सन्स के लिए, ग्रुप के सारे पर्सन्स के लिए ये चीज सही होगी, तो वो क्या होगी? पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। ओके, पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन एक इनफॉर्मल पॉलिसी है जो कि अराइज होती है जब किसी कह सकते हैं कि छोटे वाले पार्ट वो हम पूरे पे अप्लाई कर दें। क्योंकि क्यों अप्लाई कर रहे हैं पूरे पे? क्योंकि वो सम पार्ट के लिए, मतलब थोड़े पार्ट के लिए सही है। थोड़े पार्ट के लिए सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे के ऊपर लगाएंगे तो तब वहां पे भी सही होगा। ठीक है, तो वो हो गया पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सिस क्या है? पैराडॉक्स क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेटमेंट जब दो या दो से ज्यादा पार्ट्स दैट सीम्स स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर, पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ हो सके। ठीक है, तो वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस। तो माइक्रो पे लगने वाली चीजें मैक्रो पे नहीं लग सकती। दोनों सिचुएशंस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का आइडिया किसने दिया? केन्स ने दिया। मेजर कंट्रीब्यूशन जो केन्स का है, कॉन्सेप्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। उन्होंने ही तो कहा था कि ये चीज पॉसिबल है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो पहले ही इक्विलिब्रियम में आ जाए, अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो। कल हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक टेबल में मैंने आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम है वो पहले ही आ गया है हमारे पास। अगर आपको टेबल याद हो, पिछली क्लास लगाई है, तो हमारे पास 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसी सिचुएशन पे हमारी जो डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल होगी 180 के। डिमांड भी 180 है, सप्लाई भी 180 है, लेकिन हमारे पास वर्कर्स अभी भी पेंडिंग है 70 लाख जो पर्सन है वो विलिंग है काम करने के लिए, लेकिन हम तो पहले ही इक्विलिब्रियम में पहुंच चुके हैं। तो ये चीज पॉसिबल है, ये केन्स ने कहा था। केन्स ने बताया था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है।
इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि पीस टाइम पे इक्विलिब्रियम कैन बी पॉसिबल अंडर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन या अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एक ही बात है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पर एक्स एंटी सेविंग्स इक्वल होंगी एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट की। एक्स एंटी क्या होता है? बिफोर द इवेंट, जो हमने प्लान करके रखा है, ठीक है, जो डिजायर्ड है, प्लान्ड सेविंग को एक्स एंटी सेविंग्स बोलते हैं। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं कि एक साल में कितनी होने वाली है। तो इक्विलिब्रियम केन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा? सेविंग्स एक्स एंटे सेविंग्स जहां पर एक्स एंटे के इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। तो केन्स से पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनकी एक बेसिक अजम्पशन थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही होगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा था कि इक्विलिब्रियम वाज पॉसिबल ओनली अंडर, ओनली वर्ड लग गया, ओनली अंडर द कंडीशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ओनली अंडर द कंडीशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसके कॉन्ट्रेरी केन्स ने क्या कहा? इक्विलिब्रियम कुड बी पॉसिबल अंडर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो केन्स ने ये एनालाइज किया, फैक्टर्स को उन्होंने कंसीडर किया, आपको टेबल भी बता दिया था किस तरह से करता है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, और उन्होंने सजेस्ट भी किया कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो जहां पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशन को हम खत्म कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में यही बताया गया है आपको। ओके, नेक्स्ट है डायनामिक। तो केन्स ने जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एनालिसिस है उनको डायनामिक फॉर्म दी है। उनका मानना है, उसके थॉट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हेल्प करती है इकोनॉमिक डायनामिक में। वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन है जो वो केन्स थ्योरी का, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस है। मैनी ऑफ हिज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लाइक मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस्ड किससे होते हैं? एक्सपेक्टेशन से होते हैं। ये सारे के सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसने दिए? केन्स ने दिए हैं। बाय एक्सपेक्टेशंस इज मेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशंस क्या क्या मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है फ्यूचर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी नो इन्वेस्टमेंट इज गवर्न्ड बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसको, उसका डिसीजन लेने से पहले जो इन्वेस्टर है वो क्या देखेगा? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल देखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा क्या है। और ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ये किसका फैक्टर है? ये किसके ऊपर, ये किसका फंक्शन है? ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस या प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, हम जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। कितनी वेल्थ को हमें लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन केन्जियन इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। केन्स ने अपनी जनरल थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को। उसके अकॉर्डिंग जो मनी है जो कि स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए रखनी होती है, मनी हेल्ड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, वो किसका फंक्शन है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। हायर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज्यादा है, मतलब हमने ज्यादा पैसा होल्ड करके रखा है फॉर द स्पेकुलेटिव मोटिव, तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट वहां पे क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी।
जब इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी, आउटपुट कम होगा, तो वहां पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स्ट केन से पहले थे, उन्होंने इंटरेस्ट को रिवॉर्ड दिया है एज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद द सेविंग। सेविंग का रिवॉर्ड रिवॉर्ड दिया है, लेकिन केन्स ने इसको किसका दिया है रिवॉर्ड। तो केन्स का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद है थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस न्यू कॉन्सेप्ट दिए हैं केन्स ने, काफी सारे थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट दिए हैं न्यू, जैसे कि जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, जैसे कि प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, मल्टीप्लायर, प्रोस्पेंसिटी टू सेव, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एनालिसिस हैं। तो केन्स ने अंडरलाइन किया है सिग्निफिकेंस इन्वेस्टमेंट का बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट के साथ इसने इसका सिग्निफिकेंस बताया है। जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, सीक्स टू थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। तो जो मार्जिनल एफिशिएंसी का टॉपिक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसको इसने बताई है किस तरह से ये प्रॉफिट के साथ डिपेंड होती है, प्रॉफिट्स के ऊपर, किस तरह से प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करती है हमारी। एक्चुअल में ये है ही प्रॉफिट की, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है केन्स ने अपने थ्योरी में। तो ये केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के न्यू कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जिसमें न्यू कॉन्सेप्ट जो उसने इस थ्योरी में दिए हैं। नेक्स्ट है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटे सेविंग इनइक्वालिटी। तो अदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या है केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। ये जरूरी नहीं है कि जो एक्स एंटे सेविंग है और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा इक्वल रहें। ठीक है, एक्स एंटे सेविंग है वो डिपेंड करता है, सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर, और जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो डिफरेंट पीपल हैं। केन्स के अकॉर्डिंग जो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होगी वो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, किससे, या इक्वल हो सकती है, किसके किसके कंपैरिजन, एक्स एंटे सेविंग के कंपैरिजन। ठीक है, व्हेन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटे सेविंग्स आर इक्वल, जब ये दोनों इक्वल होंगे तब इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी अगर सेविंग से, एक्स एंटे सेविंग से, तो वहां पर टेंडेंसी है कि एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है आउटपुट भी वहां पे इंक्रीज होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी तब आप किसके कंपैरिजन, सेविंग के कंपैरिजन, तब वहां पर हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट आपकी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो केन्स हैज रिफ्यूटेड सेज लॉ ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटे सेविंग। सेज की लॉ, जो सेज का लॉ ऑफ मार्केट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा किसकी इक्वल होगी, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी। पर केन्स ने इसको प्रूव किया है ड्यू टू फॉल इन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, अगर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कम होगी तो डिमांड भी वहां पर कम होगी, कैन बी लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। अगर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कम है तो वहां पर एडी लेस हो सकती है एएस की। ठीक है, एक्स एंटे क्या होता है ये आपको बता ही दिया है। एक्स एंटे मतलब बिफोर द इवेंट, अभी इवेंट हुआ नहीं है, पहले की बात कर रहे हैं। और एक्स एक वर्ड होता है एक्स पोस्ट, मतलब आफ्टर द इवेंट। एक्स पोस्ट जो है वो पीछे की ओर देखता है, रिजल्ट क्या है, सब कुछ अकर होने के बाद वो रिजल्ट देखता है। लेकिन अगर हम एक्स एंटे की बात करें, इसका पहले का मतलब है कि कितना प्लान्ड है, कितनी डिजायर है, कितनी फोरकास्ट कह सकते हैं। फोरकास्ट, फोरकास्ट तो पहले ही होता है ना, तो फोरकास्ट फोर क्या है, सेविंग कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो ये अभी हुई नहीं है लेकिन होनी है, बिफोर द इवेंट की बात कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एम्प्लॉयमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट है, another significant theoretical contribution of Keynesian theory of employment is the concept of a multiplier. ये जो concept है clear करता है as the proportion in which the level of income and employment will change as a result of change in investment. ये जो concept है ये clear करता है कि लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में प्रोपोर्शनेटली कितना चेंज हो रहा है, चेंज करेगा किसके कारण, इन्वेस्टमेंट में चेंज के कारण। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है और उसका इफेक्ट कितना पड़ रहा है प्रोपोर्शनेटली किसके ऊपर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर इनकम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसका रिजल्ट कई गुना हो सकता है, मेनी टाइम्स मोर राइज, वो कई गुना बढ़ सकती है, कई गुना फॉल भी कर सकती है। किसमें, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, कई गुना, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिए, केन्स ने दिए। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से फ्लक्चुएशंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट में बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है मॉनेटरी थ्योरी। तो केन्स ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉनेटरी थ्योरी। उन्होंने एग्जामिन किया है इन अ मोर रियलिस्टिक वे द इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन द आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आने के कारण आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइस लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने इंटीग्रेट किया है मॉनेटरी थ्योरी को वैल्यू थ्योरी के साथ। ठीक है, तो केन्स ने मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दे के रखी है, दी है। He has also acknowledged the mutual dependence of real factor and the monetary factor. उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में ये भी बताया कि किस तरह से रियल फैक्टर जो है मॉनेटरी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके बीच में म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है। हमने ये बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आई होप आपको सारा याद होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसमें आपको क्या बताया गया है कि बहुत ज्यादा नोटेबल है थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन केन्स का ये वाला पॉइंट। ये लॉ बताता है कि इंक्रीज जब इनकम में होगा उसके कारण, इनकम में इंक्रीज के कारण कंजम्पशन इंक्रीज होगी, बट कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। कंजम्पशन में इंक्रीज तो होगा पर इतना नहीं जितना इनकम में होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली लेस भी हो सकता है। Increase in consumption is less than increase in income. On the basis of this law, जो केन्स है has repudiated Say's law of market and maintained that aggregate demand can fall short of aggregate supply. Aggregate demand इसी लॉ के बेसिस पे उन्होंने सेज के लॉ को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया और ये कहा है कि एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से क्या हो सकती है, फॉल हो सकती है। कॉन्सिक्वेंटली देयर कैन बी जनरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जनरल जो सेज के लॉ के अकॉर्डिंग की उसको क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है हो सकती है और जनरल ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमी में हो सकती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो उन्होंने दिया है उसके बेसिस पे उन्होंने सेज के लॉ को क्रिटिसाइज किया और कहा है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से फॉल कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमी में जनरल अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिले और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओवर प्रोडक्शन भी इकोनॉमी में हो। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड इट्स क्रिटिसिज्म। आई होप आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही रही होगी। अगर थोड़ी बहुत भी मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेसन्स अच्छे लगते हैं लेसन्स को लाइक भी कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाय द कमेंट अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए सो दैट कि हमें कुछ नया सीखने को मिले, कुछ हमें पता चले कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम जो सोच के रखे हैं, जो हमारा मेन एम है, हम क्या उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।